2001 में अमेरिका में टेरर अटैक्स के बाद अमेरिका ने पहली बार वॉर टेरर शुरू किया। जिन टेररिस्ट नेटवर्क्स को पाकिस्तान के साथ मिलकर खुद अमेरिका ने खड़ा किया था, उसे डिस्ट्रॉय करने की जब तैयारी हुई, तब अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने कहा था, एंड आई कोट, एवरी नेशन इन एवरी रीजन नाउ हैज अ डिसीजन टू मेक, ईदर यू आर विद अस और यू आर विद द टेररिस्ट। जॉर्ज बुश के कहने का मतलब ये कि अगर आप हमारे साथ नहीं तो आप टेररिस्ट के साथ हैं। यानी अमेरिका और उसके नेटो अलाइज की लड़ाई दुनिया के बाकी सभी देशों की लड़ाई है, पर दुनिया के बाकी देशों की लड़ाई अमेरिका और उसके नेटो अलाइज की लड़ाई नहीं है। जॉर्ज बुश ने जब ये बात दुनिया से कही थी, उसके कुछ समय पहले ही पाकिस्तान और भारत के बीच कारगिल की लड़ाई हुई थी। आपको याद हो तो कारगिल में जब घुसपैठ हुई थी तो पाकिस्तान ने पहले ये कहा कि घुसपैठ करने वाले लोग उसकी आर्मी के नहीं हैं, बल्कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स यानी टेररिस्ट। पर जब भारत ने लड़ाई के दौरान अमेरिका से उस एरिया की सैटेलाइट इमेज मांगे तो अमेरिकी प्रेसिडेंट ने देने से सीधा मना कर दिया था। भारत ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी थी, पर 2 साल बाद वही अमेरिका दुनिया को बता रहा था कि उसके वॉर अगेंस्ट टेरर में कोई भी देश अगर उसके साथ नहीं है तो यह माना जाएगा कि वो टेररिस्ट के साथ है। इस घटना को 2.5 दशक बीत चुके हैं, पर अमेरिका और उसके वेस्टर्न अलाइज का ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आज भी जस का तस है। उसे या तो पता नहीं है या फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया बदल गई है, या शायद उसे इसी बात से फर्क पड़ रहा है कि दुनिया बदल गई है और ये बदली हुई दुनिया अब अमेरिका का हर आदेश मानने के लिए तैयार नहीं है। और हम इतिहास में उतनी दूर क्यों जाएं? अभी 3 महीने पहले की ही बात है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले हमारे यहाँ इतना बड़ा टेरर अटैक हुआ, तब तो अमेरिका ने पाकिस्तान से तो नहीं कहा कि वह इस तरह के अटैक बंद करवाए, और अमेरिका ही नहीं, किसी यूरोपीय देश ने नहीं कहा। उल्टा बाद में यह पता चला कि कश्मीर के इन इलाकों की रेकी करने के लिए सैटेलाइट इमेजेस उसी अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी से सोर्स किए गए थे। और अभी हाल ही में पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका के ही एक शहर में खड़े होकर न केवल भारत को धमकी दी, बल्कि ये भी कहा कि वो आधी दुनिया को अपने साथ लेकर डूबेगा। तब भी अमेरिका की ओर से एक रिएक्शन नहीं आया। उसके किसी नेटो अलाय ने भी एक सेंटेंस अटर नहीं किया। दरअसल अमेरिका और उसके अलाइज का सेंस ऑफ हाईनेस आज भी वैसे ही है जैसा 2.5 दशक पहले था। ये मैं क्यों कह रही हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज एक बार फिर से अमेरिका हमें यह ज्ञान देने खड़ा हो गया है कि हमने रशिया से तेल ना लिया होता तो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई इतनी लंबी ना चलती। वह हमें बता रहा है कि हम यूक्रेन और रशिया के वॉर से प्रॉफिटरिंग कर रहे हैं। प्रॉफिटरिंग? अरे भाई, क्या भारत ने यूक्रेन और रशिया से कहा कि वो वॉर कर ले ताकि हम प्रॉफिट कमाएं? और प्रॉफिट कैसे? यूक्रेन को बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ आर्म्स अमेरिका बेच रहा है। केवल वही नहीं, उसका पुराना सहयोगी पाकिस्तान तमाम आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई कर रहा है, और प्रॉफिट कमाने का इल्जाम हम पर लगाया जा रहा है। हम तो अपने काम का ऑयल खरीद रहे हैं। हाँ, उसमें से अगर कुछ रिफाइन करके यूरोप को बेच रहे हैं तो वो केवल इसलिए क्योंकि यूरोप खरीद रहा है, अपने यहाँ की इकोनॉमी को ईज पर रखने के लिए। अगर उसे लगता है कि ये गलत है तो यूरोप ना खरीदे। उसे अगर यही लगता है कि उसके भारत से तेल खरीदने से ही यूक्रेन में लोग मर रहे हैं तो ना खरीदे ना। लेकिन ये फालतू की बात है कि भारत रशिया की फाइनेंसिंग कर रहा है। भाई, हम रशिया को हथियार तो बेच नहीं रहे हैं कि रशिया उसका इस्तेमाल करके यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। और ये क्या बात हुई कि रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है तो हम रशिया से ऑयल ना खरीदें? पाकिस्तान के टेररिस्ट हम पर अटैक करते हैं तो क्या अमेरिका पाकिस्तानियों से चादर और तौलिया खरीदना बंद कर देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स इंडिया पर अटैक कर रहे हैं इसलिए हम तुमसे तौलिया नहीं खरीदेंगे? चीन ने 2020 में हमारे बॉर्डर्स पर घुसपैठ करने की कोशिश की थी, तो क्या उसने चीन से कह दिया था कि जाओ, हम तुमसे चीप इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और सेमीकंडक्टर नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हम ऐसा करेंगे तो उससे तुम इंडिया के साथ जो कर रहे हो उसकी फाइनेंसिंग हो जाएगी? नहीं किया था ना ऐसे। पूरी हिस्ट्री बताती है कि ना तो अमेरिका और ना ही उसके नेटो अलाइज ने हमारे लिए कुछ भी किया है, लेकिन यही लोग हर बार हमसे ये चाहते हैं कि ये जहां भी वॉर करने जाए हम इनके साथ हो लें। इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं। वैसे भी जो लड़ाई हमारी है ही नहीं, वो लड़ने हम क्यों जाएं? और आपके कहने से तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। किसी और की लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारी हिस्टोरिकल पोजीशन रही है। पर अमेरिका और उसके अलाइज की समस्या ये है कि ये भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोलते हैं।
चूंकि पाकिस्तान कुछ डॉलर्स के लिए अपने ही लोगों तक को मारने के लिए तैयार हो जाता है, तो यही काम ये हमसे भी करवाना चाहते हैं और हम ये करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम रशिया को फाइनेंस कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि इन्हें लड़ाई जारी रखनी है। इसलिए यूक्रेन को ना केवल हथियार सप्लाई कर रहे हैं बल्कि उसके लिए स्ट्रैटेजी भी बना रहे हैं। दुनिया ने देखा कि अभी कुछ दिन पहले यूक्रेन का नेता यूरोपीय देशों की नेताओं को लेकर ट्रंप के दरबार में हाजिरी लगाकर आया और ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारी वजह से यूक्रेन में लोग मर रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करें। देखिए, बात बिल्कुल साफ है, आप दुनिया भर में लड़ाई करेंगे और चाहेंगे कि पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो, तो वे तो होने से रहा। वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। आप इस बात को जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे, कष्ट उतना कम होगा। वैसे भी अमेरिका और यूरोप के पास वे मॉरल पावर नहीं है कि वो अपनी बातों से दुनिया के दूसरे देशों को शर्मिंदा कर सके। हाँ, रही टैरिफ और सैंक्शन की बात, तो वह तो आप लगा ही रहे हैं और हम भी उसके लिए तैयार हैं। वैसे भी ये पहली बार तो है नहीं कि आप हमें धमकी दे रहे हैं, पहले भी हुआ है और आगे भी होगा, और हमने ना तो पहले सरेंडर किया है और ना ही भविष्य में करेंगे। वैसे दोस्तों, आपका इसको लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।